हेलो, वेलकम टू गोकुल कोचिंग सेंटर। गोकुल कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कितना नंबर चैप्टर नंबर 1 देखेंगे और यह देखेंगे पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट नंबर चैप्टर देखेंगे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। क्या देखेंगे? चैप्टर का नाम क्या है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। हमारे देश में जो थे ना, भारत में, ठीक है, लोकतंत्र की स्थापना है। किसकी स्थापना है? लोकतंत्र की स्थापना है। ठीक है, जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से ही हमारे देश में क्या है? लोकतंत्र स्थापित हो चुका है। आज वर्तमान में 100 से अधिक देशों में क्या है? लोकतंत्र राजधानी देशों में लोकतंत्र स्थापित है। लोकतंत्र स्थापित है यानी कि आज वर्तमान में कितना है? 100 से अधिक देशों में लोकतंत्र स्थापित है। लोकतंत्र में क्या होता है? जनता द्वारा, क्या है? जनता द्वारा शासन चलाया जाता है। जनता के प्रतिनिधियों द्वारा, क्या है? जनता के प्रतिनिधियों द्वारा जनता के द्वारा शासन चलाया जाता है। किसके द्वारा शासन चलाया जाता है? जनता प्रमुख होता है, जनता मेन होता है। जनता जिसको चाहती है उसको ही क्या करती है? कुर्सी पर बैठाती है, अपना सरकार चुनती है। तो आज दुनिया में कितने देशों में लोकतंत्र स्थापित हो चुकी है? 100 से अधिक। हमें पढ़ना है क्या है? लोकतंत्र में। किसमें? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कैसे होती है उसके बारे में। ठीक है, हम लोग पिछले ही क्लास में यानी कि क्लास 9th में ही क्या है? क्लास 9th में ही क्या है? लोकतंत्र के बारे में जान चुके हैं। लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण परिभाषा एक महान व्यक्तियों द्वारा दी गई थी। महान व्यक्ति का नाम क्या था? अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है, अब्राहम लिंकन। उनके द्वारा लोकतंत्र के महत्वपूर्ण परिभाषा दी गई थी। सर्वमान्य परिभाषा, प्रचलित परिभाषा उनके द्वारा ही दिया गया था। लोकतंत्र जनता में, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। तो आज उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास में। किस क्लास में? उसी का भाग है 10th क्लास में। क्या है? पिछले क्लास में पढ़े थे, आज पढ़ेंगे हम 10th क्लास में, उससे आगे। ठीक है, तो पिछले परिचय से हमने लोकतांत्रिक स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त किया तथा यह जानने की भी कोशिश की कि वैश्विक परिदृश्य में लोकतंत्र का किस प्रकार विकास हुआ, यानी कि लोकतंत्र का किस प्रकार विकास हुआ है। इस वर्ग में यानी कि इस अध्याय में, इस वर्ग के अध्याय में यह जानने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक विषमता के कारण लोकतंत्र में द्वंद्व, क्या है? लोकतंत्र में द्वंद्व के तत्व किस प्रकार के अंतर्निहित जातीय एवं सांप्रदायिक विविधता लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। यानी सांप्रदायिक विविधता लोकतंत्र को किस प्रकार विभाजित करता है, प्रभावित करता है। जैसे लिंग के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था किस प्रकार परिवर्तन होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में यह भी देखेंगे कि इस तरह लोकतंत्र की सारी सामाजिक विषमताओं और अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। यानी कि इस अध्याय में यह सब के बारे में पढ़ना है, आगे इसी के बारे में लिखा रहेगा। इन्हीं अवधारणाओं को आगे बढ़ाते हुए यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक विभिन्नता कैसे अलग अलग रूप धारण करती है और सामाजिक विभिन्नताओं और लोकतांत्रिक राजनीति किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करती है।
यानी कि इसके बारे में भी आगे जानेंगे। यह हम यह अध्याय के दूसरे पड़ाव पर इस सामाजिक विभिन्नता और भेदभाव वाले 3 सामाजिक असमताओं पर गौर करेंगे। जाति, धर्म और लिंग पर आधारित सामाजिक विषमता, यानी कौन कौन, जाति पर, धर्म पर और लिंग आधारित में समाज में क्या विभिन्नता यानी विषमता पाई जाती है, इन तीनों पर आधारित विषमताएं कैसी है और किस प्रकार राजनीतिक अभिव्यक्ति होती है, इस पर भी हम बारी बारी से गौर करेंगे। यानी कि इस अध्याय में मुख्य बातों पर कौन सी बातों पर गौर करना है उसके बारे में बताई गई है। तो उसमें से पहली बात थी लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। सबसे पहली बात क्या थी, लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। अब लोकतंत्र में द्वंद्ववाद क्या है, तो लोकतंत्र में द्वंद्ववाद के तत्व कौन कौन से हैं, तो बच्चों, यानी कि बच्चों तुम लोग, हमने 9वें वर्ग के अध्याय 2 में देखा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु होते थे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में केंद्र में कौन होता था, तो जनता होती थी। कौन होती थी, जनता होती थी। कौन होती थी, जनता। यानी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में केंद्र बिंदु कौन बना हुआ था, जनता बना हुआ था। लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए एवं लोगों के द्वारा ही शासन चलाया जाता था। लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसा है जिसमें लोगों के लिए यानी कि जनता के लिए ही, जनता के द्वारा ही, जनता के लिए, ठीक है, जनता के लिए यानी लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, और जनता के द्वारा क्या है, जनता के द्वारा ही शासन क्या है, शासन को चलाया जाता है। शासन में लोक प्रतिनिधि लोगों के हित का और उनकी इच्छाओं को सर्वोपरि महत्व देते हैं। शासन में लोक प्रतिनिधि यानी जनता के प्रतिनिधि, लोक प्रतिनिधि मतलब कि जनता के प्रतिनिधि किसके हितों में, तो जनता के हितों में, हित को ध्यान में रखकर ही, यानी कि उसके इच्छा को ध्यान में रखकर, हम लोगों की इच्छा में ध्यान में रखकर ही उसको सर्वोपरि महत्व देना चाहते हैं, उसको महत्व देकर अपने और आकर्षित करना चाहते हैं। ठीक है, हम काम कैसा कर रहे हैं, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो जनता को ध्यान में रखते हुए ही सरकार चलाई जाती है, शासन चलाई जाती है। यही कारण है कि शासन के लोकतांत्रिक व्यवहार समाज में उभरते द्वंद्व से प्रभावित होता है। तो इसके बाद क्या है, यही सब कारण है कि शासन के लोकतांत्रिक व्यवहार में क्या है, लोकतांत्रिक व्यवहार में समाज में उभरते द्वंद्व से प्रभावित होता है। इसे अच्छी तरह समझने के लिए निम्नवत कुछ घटनाओं और मुद्दों को गौर करेंगे। जैसे 1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या 34% थी। मराठियों की संख्या कितनी प्रतिशत थी, 34% थी। मुंबई में मराठियों की संख्या कितनी प्रतिशत थी, 34%, यानी कि 1961 में 2001 में बढ़कर कितनी हो गई, 57% से ऊपर हो गई। पहले कितनी थी, 34% 1961 में थी, लेकिन 2001 में सर्वे किया गया तो कितनी प्रतिशत मराठियों की संख्या हो गई, 57% हो गई। यह सही है कि दक्षिण भारत के चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद में विकास के कारण दक्षिण भारतीयों की मुंबई आने वाली तादाद काफी कम हो गई। यानी कि दक्षिण भारत के कौन कौन सी जगह है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, हैदराबाद में विकास के कारण, हैदराबाद में, चेन्नई में, बेंगलुरु में इस समय तेजी से विकास हुआ, तब दक्षिण से लोग कहाँ मराठी में नहीं जाना पसंद नहीं करते थे, महाराष्ट्र में, मुंबई में जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उससे सब चीज अपने ही राज्य में मिल जाएगा, अपने ही जगह पर मूल स्थान पर मिल जाएगा, तो दूसरी जगह क्यों जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ से ही हमारा जीवन अच्छे ढंग से चल रहा है, तो हम दूसरी जगह जाएंगे नहीं जाएंगे। अगर इस जगह पर हमें पेट नहीं भरेगी, हमारा जीवन नहीं चलेगा, तो इस जगह को छोड़कर बाहर चले जाएंगे, ये ना करेंगे, दूसरी जगह प्लान करेंगे। इसी प्रकार गुजरात के सूरत में, अहमदाबाद में, बड़ौदा में आदि के विकसित होने के कारण गुजराती प्रवासियों की संख्या मुंबई में भी कम हो गई। यानी गुजरात के सूरत में, अहमदाबाद में,
सूरत कहाँ है? गुजरात में। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। बड़ौदा कहाँ है? गुजरात में है। ये सब जगह का विकास होने लगा तो मुंबई में यहाँ के लोग जाना बंद कर दिए, कम लोग ही जाना है। अब काम की तलाश में आने वाले लोग हिंदी भाषी, अब काम की तलाश में कौन आते हैं? तो हिंदी भाषी लोग आते हैं, हिंदी भाषा बोले। लेकिन वे भी मीरा भाईवर थाने कल्याण ओप नवी मुंबई जैसे उपनगर में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने एक अध्ययन में पाया है कि लगभग 49% प्रवासी लोग उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं। यानी कि 49% कार्य कौन में लगे हैं? उत्पादन के कार्य में लगे हुए हैं। दूसरी ओर अधिक वेतन और सुविधा पाने वाले सफेद पोशी कार्यों में मराठियों का वर्चस्व है, जो गरीब भैया उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग विशेषकर कौन है? बिहारी। विशेषकर कौन है? बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोग हैं। मुंबई में सबसे अधिक कौन से लोग हैं? तो बिहार के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग हैं। लोगों को दूर दराते रहते हैं, लोगों को क्या करते हैं? दूर दुराते रहते हैं, जबकि यही गरीब भैया उत्तर भारतीय लोगों मुंबई में छोटे छोटे रोजगार के जरिए अपना जीवन यापन तो करते ही हैं, वे वहां के मूल निवासियों को अलग अलग तरीकों में अपनी सस्ती सेवाएं भी उपलब्ध कराती हैं। देखते हैं गरीब बिहार के मजदूर वहां पर जाते हैं, कम पैसा में ही काम करना शुरू कर देते हैं और उसे काम मिल जाती है, क्योंकि सस्ते में ही। यानी कि यहाँ पर जो है 10,000 तनख्वाह मिलती है, और वहां पर जाने पर उसे क्या कितनी हजार तनख्वाह मिलना शुरू हो जाती है? 20,000, 15,000, 18,000। तो लोग यहाँ से वहां चले जाते हैं, वहां से कमा कर क्या करते हैं? अपने घर पर पैसा भेजते हैं, इन्हें करते हैं। आज भारत सभी भारतीयों का देश है। यदि भारत जो है ये सभी भारतीय, यानी कि कोई भी आदमी किसी भी जगह पर जाकर आसानी से रह सकता है, यानी कि उसका अधिकार है, इनकी मौलिक अधिकार दी गई कि दुनिया के किसी भी कोने में जाकर आप रहकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो मुंबई सभी भारतीयों का एक प्रदेश है। मुंबई में भारत सरकार के कई सार्वजनिक उपक्रम हैं, जिसमें जनता की कमाई का काफी पैसा लगा है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में बैंकों में लोगों ने जितनी राशि जमा की है, उसका 1/4 हिस्सा ही वहां ऋण के रूप में दिया जाता है। और यही वजह है कि मुंबई आज भारत की वित्तीय राजधानी है। आज यही वजह है कि भारत की वित्तीय राजधानी कौन बनी हुई है? मुंबई। आपसे क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? तो मुंबई जगह, मुंबई की बंबई, मुंबई क्या है जगह? मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा गया है। पिछले दिनों कुछ राजनेताओं के दृष्टिकोण राजनीतिक अपेक्षा की पूर्ति हेतु मराठी मानुष की भावना भड़काकर उत्तर हिंदी भाषी क्षेत्रों में नागरिकों को बेरहमी से पीटा और मुंबई छोड़ने को मजबूर कर दिया गया। यानी कि बिहार वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को मुंबई वालों ने पीटा और उसे कहा कि मुंबई छोड़कर चले जाओ, छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब मारपीट करेगा, अब बाहर कमाए गया हुआ है जो व्यक्ति बिहार से, और उसके साथ मारपीट की जाएगी तो क्या मुंबई में रुकेगा? नहीं, छोड़ने पर, मुंबई छोड़ने पर वह मजबूर हो जाएगा। मुंबई छोड़कर कहाँ चला आएगा? कहाँ पे आ जाएगा? बिहार में आ जाएगा। कई लोगों की इस मारपीट से मृत्यु भी हो गई है, और कई लोगों को भी मृत्यु, बिहारी लोगों की मृत्यु हो गई है। आगे है, इसी प्रकार रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में मैसूर में बिहारी छात्रों के साथ मारपीट की गई। उत्तर पूर्वी असम राज्यों में बिहारियों की हत्या की गई।
यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि हिंसा, यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि हिंसा कृत्यों के शिकार होने वाले की पहचान केवल क्षेत्र विशेष में था, न कि जाति, धर्म, संप्रदाय। दूसरे शब्दों में मुंबई एवं मैसूर में हिंसात्मक कार्रवाई का आधार क्षेत्रीय विभाजन था। यानी कि मुंबई और मैसूर में हिंसात्मक कार्रवाई करने का आधार कौन था? तो क्षेत्रीय विभाजन था। क्षेत्र का विभाजन करने से ही मुंबई में हिंसा फैली। हिंसा मतलब कि मार दंगा फसाद ये सब फैली। निश्चित रूप से यह भी लोकतंत्र के स्थापित सिद्धांत देशों के किसी भी भाग में रहने तथा निवास स्थान बनाने की स्वतंत्रता के विरुद्ध व्यवहार है। स्वतंत्रता के विरुद्ध क्या है? व्यवहार है। भारत के बिहार के लोग किसी भी कोने में जाकर रह सकते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग किसी भी कोने, मुंबई के लोग किसी भी कोने में जाकर अपना निवास स्थान बना सकते हैं, परंतु तुष्टीकरण की नीति के अंतर्गत सत्ताधारियों द्वारा इसका कठोर विरोध नहीं हो पाता है। इस द्वंद्वात्मक पहलुओं का सीधा प्रभाव लोकतंत्र के सिद्धांत और व्यवहारों पर पड़ता है। फिर मेक्सिको के ओलंपिक समारोह के विरोध का रूप नस्ल आधारित था। मेक्सिको में जो ओलंपिक समारोह हुआ था उसका विरोध का कारण क्या था? नस्ल आधारित था। क्या था? नस्ल आधारित था। बेल्जियम में देश के 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता था और डच बोलता था। यानी कि बेल्जियम में कौन सा लोग बोलता था? 59% कौन से लोग बोलते थे? डच भाषा बोलता था। शेष 40% लोग बेल्जियम क्षेत्र में हैं और फ्रेंच बोलते हैं, और शेष 40% क्या कौन सी भाषा बोलते हैं? तो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। यानी कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स में कितने प्रतिशत लोग फ्रेंच बोलते हैं? तो 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच भाषा। फ्रेंच भाषी लोग वहां ज्यादा समृद्ध है। फ्रेंच भाषा बोलने वाला लोग क्या है? ज्यादा समृद्ध है, ज्यादा शक्तिशाली है, जबकि डच भाषी लोग की स्थिति संतोषजनक नहीं है। स्वाभाविक है कि दोनों समूह में तनाव बढ़ता रहता है। फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वाले के बीच में हमेशा क्या रहता है? तनाव बना रहता है। जबकि डच भाषी लोगों का स्थिति संतोषजनक है। स्वाभाविक है दोनों समूह में तनाव बढ़ता ही था, जिसका तीखा अनुभव ब्रुसेल्स में दिखाई पड़ता है। यही द्वंद्ववाद लोकतांत्रिक शासन की दिशा निर्धारित किया गया है, और बेल्जियम में केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के दो इलाकों के क्षेत्रीय सरकार को सुपुर्द किया गया है, यानी कि सौंप दिया गया है। सुपुर्द मतलब सौंप दिया गया है, यानी राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। राज्य सरकार क्या है? केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। दोनों समुदाय ने समान प्रतिनिधि वाले ब्रुसेल्स की अलग अलग सरकार है। केंद्र सरकार अलग है और राज्य सरकार अलग अलग है। संस्कृत, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों के लिए डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोग अपनी सरकार के चुनाव को सामुदायिक सरकार बनाते हैं। अर्थात बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार नस्ल और जाति नहीं है। यानी कि बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? नस्ल और जाति नहीं है, लेकिन वहां पर क्या है? भाषा है। वहां पर किसको लेकर विभाजन होता है? तो भाषा के लेकर होता है। क्या होता है? भाषा के लेकर सामाजिक विभाजन होता है, ना कि नस्ल के लेकर और ना ही जाति के लेकर, बल्कि भाषा विभाजन का आधार है। बेल्जियम में विभाजन का आधार क्या हो गया? भाषा हो गया। क्या होगा? भाषा। श्रीलंका में सामाजिक विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तर पर है। श्रीलंका में क्या है? तो बेल्जियम की बात थी, बेल्जियम में भाषा के आधार पर सामाजिक विभाजन होता है, लेकिन श्रीलंका में क्षेत्रीय विभाजन और सामाजिक विभाजन दोनों स्तर पर है।
भाषा को लेकर भी है, जाति के लेकर भी है। क्या है? नस्ल और जाति के लेकर है। वहां पर क्या है? नस्ल और जाति के लेकर क्या है? विभाजन है। भाषा के लेकर विभाजन नहीं है। परंतु ठीक इसके विपरीत भारत के सामाजिक विभाजन बहुत ही जटिल है। भारत में सामाजिक विभाजन क्या है? बहुत ही जटिल है। यहाँ उत्तर भारतीयों की संस्कृति एवं दक्षिण भारतीयों की संस्कृति में बड़ा अंतर है। उत्तर भारत के लोग अलग संस्कृति निभाते हैं और दक्षिण भारत के लोग अलग संस्कृति निभाते हैं। पुनः भाषाई अंतराल भी बड़ा है और भाषा का अंतराल भी क्या है? बड़ा है। दक्षिण वाले लोग तेलुगु बोलते हैं, उत्तर वाले लोग हिंदी भाषी बोलते हैं। उत्तर वाले लोग क्या बोलते हैं? हिंदी भाषी बोलते हैं। जातियों के बीच संघर्ष एवं तनाव की प्रवृत्ति सर्वव्याप्त रहता है और जातियों के बीच भी हमेशा जाति के लेकर क्या होता है? तनाव उत्पन्न होता रहता है। अग्रणी जातियों और पिछड़ी जातियों, अग्रणी जाति यानी फॉरवर्ड जाति और बैकवर्ड जाति, ठीक है। जातियों के हितों का टकराव है। दलित एवं पिछड़ों के भी अपनी अपनी समस्या है और दलित वर्गों के और पिछड़े वर्गों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। बिहार में अभी हाल में दलित एवं महादलितों के एक नई पहचान निर्धारित हुआ है। इस अंतर द्वंद्वों का प्रभाव लोकतंत्र के शासन के विभिन्न तत्वों पर पड़ना स्वाभाविक है। अभी बिहार में क्या है? दलित वर्ग और महादलित वर्गों की एक नई पहचान की गई है। इससे निर्धारित होकर अंतर दलीय लोकतंत्र के शासन में विभिन्नता पाई गई है। लोकतंत्र में यह बाधा उत्पन्न करेगी। अब हम इन सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति, इन विभिन्नताओं के सामंजस्य एवं टकराव तथा लोकतंत्र के बदलते स्वभाव को बताते हुए सामाजिक विभाजनों की राजनीति पर विचार करेंगे। देखिए कौन कौन से मुद्दा है। तो बच्चों तुमने ऊपर लिखित सारे वृत्तांत को पढ़ा और कुछ खास मुद्दों को तुम्हारे सामने विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। इस मुद्दों को चिंतन के उपरांत बताओ कि इन मुद्दों से तुम सहमत हो। किन मुद्दों से? मुद्दा नंबर 1 कौन सी है? हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में, हमारे संविधान के 19 में क्या लिखा हुआ है? तो सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। संविधान के आर्टिकल्स 19 में, अनुच्छेद 19 में, संविधान के मूल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 395 है। लेकिन अब क्या हो गई? बढ़ चुकी है। लेकिन जिस समय संविधान लिखी जा रही थी उस समय कितनी थी? 395। भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने और बस जाने का, कोई वृत्ति करने एवं व्यवसाय और कारोबार करने का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 19 में यह कहा गया है कि भारत के अगर निवासी है तो भारत के किसी भी राज्य में जाकर कहीं भी निवास कर सकते हैं और बस जाने की भी प्रवृत्ति दी गई है, यानी कहीं भी जाकर रह सकते हैं, बस सकते हैं, व्यवसाय कहीं भी जाकर कर सकते हैं, कारोबार कहीं भी जाकर करने का अधिकार प्राप्त किया, यानी कि नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकार दी गई है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत क्या है? तो धर्म और वंश क्या है? अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म और वंश, जाति एवं जन्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव का निषेध किया गया है। किसी प्रकार का भेदभाव का निषेध किया गया है। संविधान के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि मुंबई में राज ठाकरे के नेतृत्व में, मुंबई में राज ठाकरे किसके नेतृत्व में? राज ठाकरे के नेतृत्व में तथाकथित मराठियों द्वारा उत्तर भारतीयों पर किए गए कृत्य निसंदेह सामाजिक व्यवस्थाओं को छिन्न-भिन्न करने का एक घिनौना प्रयास किया गया है। यानी कि सामाजिक व्यवस्थाओं को छिन्न-भिन्न करने का किसके द्वारा घिनौना प्रयास किया गया है? तो राज ठाकरे के द्वारा, जिसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? जिसके लिए क्या होना चाहिए? एक कठोर दंड मिलनी चाहिए कि 19 कह रहा है कुछ और, है ना? संविधान के 19 में लोगों की स्वतंत्रता दी गई, कहीं भी जाकर रह सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, किसी भी रोजगार को अपना सकते हैं, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। मुद्दा नंबर 2 क्या है? मुद्दा नंबर 2, अगर संविधान के अनुच्छेद
15 के छत्र छाया में किसी नगर या कस्बे में अवधा गति से वह हीर गादों का आगमन होता रहे तो नगर और कस्बे की जनसांख्यिकीय चरित्र इतना बदल जाएगा कि वहां तमाम तरह की विकृतियां पैदा हो जाएगी, तमाम तरह की समस्याएं पैदा हो जाएगी। इस कस्बे या नगर के स्थानीय नागरिकों के आर्थिक स्रोतों का दोहन होना शुरू हो जाएगा। फलतः उनका अस्तित्व संकटमय हो सकता है। इन पर उपद्रवियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की अपेक्षा उनके स्थानीय हितों का चिंतन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मुंबई, दिल्ली और कोलकाता के अलावा कई नगरों की नागरिक सुविधा चरमराने लगेगी। कई नगरों की नागरिक सुविधा क्या हो जाएगी? चरमराने लगेगी और विभिन्न समुदाय के समूहों के बीच वैमनस्य से पैदा होने लगेगी, यानी कि समस्याएं पैदा होने लगेगी। निश्चित रूप से लोकतंत्र के पावन सिद्धांत के विरुद्ध राजनेता राजनीतिक लाभ के लिए देश के हिंसा, सहानुभूति तथा अखंडता के विचारधारा को चुनकर चकनाचूर कर देगा। यानी कि राजनेता क्या होगा? राज्य के राजनेता अपने फायदे के लिए यह सब करता रहता है। मुद्दा नंबर 3 क्या कर रही है? तो जाति और नस्ल समान नहीं है। जाति और नस्ल क्या है? समान नहीं है, क्योंकि जाति का आधार सामाजिक होता है और नस्ल का आधार जीव शास्त्रीय है। जाति का आधार क्या होता है? सामाजिक होता है और नस्ल का आधार क्या है? जीव शास्त्रीय है। अथवा नस्ल के विरुद्ध राष्ट्रीय चेतना भी जीव शास्त्रीय और स्वाभाविक है। जातीय शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना तो ठीक माना जा सकता है। मेरा मत यह है कि स्मिथ, कार्लोस और नॉर्मन को नस्ल विरोधी प्रतिकार मेक्सिको ओलंपिक समारोह में करना उसके विवेकपूर्ण औचित्य कभी नहीं माना जा सकता है, यानी कि उचित कभी नहीं माना जा सकता है। उनके अनुसार यह मुद्दा सही है। मुद्दा नंबर 4 क्या है? नस्ल विशुद्ध रूप से जीव शास्त्रीय नहीं है। मुद्दा नंबर 4 क्या है? नस्ल जो है जीव शास्त्रीय नहीं है। यह जाति की तरह ही काफी हद तक समाज शास्त्रीय और वैधानिक वर्गीकरण जो लोकतांत्रिक देशों के लिए द्वंद्व का एक विध्वंसकारी तत्व है। ऐसे परिस्थितियों में इसका प्रतिकार होना चाहिए और इसका प्रतिकार लोगों के तरह सरकार की तरफ से होनी चाहिए कि ऐसा कभी ना हो। नस्ल के लेकर और जाति के लेकर, दोनों के लेकर भेदभाव किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। और नस्ल के साथ और नस्ल के तहत हमारे साथ भेदभाव किया जाएगा तो हम लोग क्या और पीछे चले जाएंगे। जाति के लिए किया जाएगा तो और पीछे जाएंगे, क्योंकि पिछड़ा वर्ग, हम लोग किस वर्ग में आते हैं? पिछड़े वर्ग में आते हैं। फॉरवर्ड वाले क्या करेगा? हम लोगों को पीछे छोड़ता हुआ चला जाएगा, दबाते हुए चला जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उपलिखित रूढ़िताओं पर गौर करेंगे तो देखेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभाजन के विभिन्न स्वरूप होते हैं और इस भेदभाव का विरोध के अपने अलग अलग तरीके भी होते हैं। और विरोध के क्या है? अलग अलग तरीके। जैसे क्षेत्रीय भावना के आधार पर सामाजिक बंटवारा और भेदभाव होता है और विरोध और संघर्ष की शुरुआत हो जाती है, जिसकी चर्चा अगले अध्याय में की गई है। मुंबई, दिल्ली तथा कोलकाता के उत्तर भारत के बिहारी तथा उत्तर प्रदेश के लोगों के विरुद्ध हिंसात्मक व्यवहार इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। क्षेत्रीय भावना के आधार पर सामाजिक बंटवारा के भेदभाव के क्या है? तो उत्तर प्रदेश से और बिहार के लोग वहां के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के लोगों के साथ क्या किया जाता है? उसके लोग यानी वहां के लोगों के साथ बिहारी लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को दबाया जाता है। नस्ल या रंग के आधार पर भेदभाव का सटीक उदाहरण मेक्सिको के ओलंपिक 1968 के पदक समारोह में देखा जा सकता है। यही ओलंपिक मुकाबले के 200 मीटर के दौड़ के पदक समारोह के विजेता
अफ्रीकन अमेरिकन धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लो नामक व्यक्ति इस समारोह में अमेरिकी अश्वेत पर अत्याचार और नस्ल आधारित भेदभाव को अपने व्यवहार से उजागर किया। ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ना तो अमेरिकी थे और ना ही अश्वेत ने भी नस्ल आधारित भेदभाव का विरोध जॉन कार्लोस और स्मिथ के साथ लेकर किया। बेल्जियम एवं श्रीलंका में यह विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तर पर मौजूद है। बेल्जियम में क्या है, क्षेत्रीय स्तर पर और सामाजिक दोनों स्तर पर यह सब मौजूद है। श्रीलंका में बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों आधार पर दिखाई देता है। श्रीलंका में बंटवारा किस पर होता है, तो भाषा पर और क्षेत्र पर, दोनों पर क्या है, भाषा पर और नस्ल पर, दोनों पर क्या है, आधारित आधारों पर दिखाई देती है। भारत में सामाजिक विविधता कई रूपों में है। भारत में सामाजिक विविधता कई रूपों से है। भाषा, क्षेत्र, संस्कृति, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भारत में सामाजिक विभाजन होता है। भारत में सामाजिक विभाजन किस आधार पर होती है, तो भाषा के क्षेत्र में भाषा और क्षेत्र, सांस्कृतिक, धर्म, जाति, लिंग, ये सब के आधार पर भारत में सामाजिक विभाजन होता है। सामाजिक भेदभाव एवं विविधता की उत्पत्ति कैसे होती है, देखिए सामाजिक भेदभाव एवं विविधता की उत्पत्ति। व्यक्ति तो समुदाय और जाति का चुनाव करना उसके वश की बात नहीं है। जन्म के कारण ही कोई व्यक्ति किसी समुदाय का सदस्य हो जाता है। जन्म से ही कौन से समुदाय में वह जन्म लिया है उसका हिस्सा, उसका सदस्य वह बन जाता है, उसी समुदाय के सदस्य बन जाता है। दलित परिवार में जन्म लेने वाले बच्चा उस समुदाय का स्वाभाविक सदस्य हो जाता है। दलित परिवार में जो बच्चा जन्म लेता है तो उसी समुदाय का हो जाएगा, स्वाभाविक रूप से उसी का सदस्य बनेगा। स्त्री पुरुष, काला गोरा, लंबा नाटा आदि जन्म का ही परिणाम है। स्त्री होगा कि पुरुष होगा, इसका तो जन्म का ही परिणाम है, जन्म से ही निर्धारित है। काला गोरा होगा, लंबा नाटा आदि जन्म का ही परिणाम है। इस तरह के सामाजिक विभाजन जन्म आधारित सामाजिक विभाजन कहलाता है। इस तरह के आधारित सामाजिक विभाजन क्या कहलाएगा, जन्म आधारित विभाजन करेगा। कि कौन सा व्यक्ति किस वर्ग में पैदा लेगा कि कोई जानता थोड़ी है। परंतु सभी सामाजिक विभाजन जन्म आधारित नहीं होते, परंतु सभी सामाजिक विभाजन जन्म आधारित नहीं होते हैं। अब देखते हैं, अगर हमें इस्लाम धर्म पसंद नहीं पड़ती है तो हम हिंदू धर्म को अपना लेते हैं, हिंदू धर्म पसंद नहीं पड़ती है तो सिख धर्म अपना लेते हैं। ये आज़ादी दी गई संविधान में, बल्कि कुछ हम अपनी इच्छा से चुनते हैं, बल्कि हम कुछ अपनी इच्छा के अनुसार उसे चुनते हैं। कई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन कर सकते, कई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करता है, यानी कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार धर्म परिवर्तित कर सकता है और दूसरे समुदाय का सदस्य बन सकता है और दूसरे समुदाय का हिस्सा बन सकता है। कुछ व्यक्ति नास्तिक बन जाता है, हालांकि उस परिवार के सभी सदस्य आस्तिक क्यों न हो, एक ही परिवार का कोई सदस्य शैव, वैष्णव धर्म में विश्वास कर सकता है। यह भी व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। यह भी क्या करता है, व्यक्ति के जनता की इच्छा पर निर्भर करता है कि एक ही परिवार के सदस्य अपने विवेक से भिन्न कोई पेशा चुन सकता है और एक परिवार के सदस्य अलग अलग पेशा नहीं चुन सकते हैं। हम कौन सी फील्ड में जाएंगे, वो हमारा भाई कौन सा जाएगा, हमारे पापा कौन सा काम कर रहे हैं, क्या पापा जो कर रहे हैं वही काम हम भी करेंगे? नहीं, हमें मन नहीं है वो काम करने का तो वह काम नहीं करेंगे, हम दूसरा काम को करेंगे। यह संभव है कि एक ही परिवार के कई लोग किसान, सरकारी सेवा, व्यापारी व वकील आदि पेशा अपनाते हैं, फलतः उनका समुदाय अलग हो जाता है तथा समुदायों के हित का साधन एक दूसरे के विपरीत भी हो सकता है। समुदाय का साधन एक दूसरे से अलग भी हो सकता है। सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में क्या अंतर है? सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में क्या क्या अंतर है? तो देखिए, कोई आवश्यक नहीं है कि सभी सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का आधार हो, यानी कि एक अंतर क्या है, यह कोई आवश्यक नहीं है कि सभी सामाजिक विभिन्नता क्या है, सभी सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का आधार
होता है, यह संभव नहीं है। संभव हो कि विभिन्न समुदायों के विचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, यानी कि संभव है कि एक समुदाय का विचार अलग होगा और दूसरा समुदाय का विचार नहीं देखते हैं। एक गांव वाला का अलग होता है विकास, एक गांव का अलग विचार आता है और दूसरे गांव का अलग विचार आता है। हमारा रहन सहन अलग है और उस गांव का रहन सहन अलग है, परंतु हित समान होगा। उदाहरण के लिए मुंबई में मराठियों में हिंसा का शिकार व्यक्तियां की जातियां भिन्न थी। जातियां क्या थी? भिन्न थी। वहां के लोगों की जाति क्या थी? भिन्न भिन्न थी, अलग अलग थी। धर्म विभिन्न भिन्न होंगे, लिंग भिन्न हो सकता है, परंतु उनका क्षेत्र एक ही था। उनका क्षेत्र क्या था? एक ही। धर्म अलग है, व्यवसाय अलग है, लिंग अलग है, लेकिन क्षेत्र क्या है? एक ही है। वे सभी एक ही क्षेत्र के उत्तर भारतीय, वे एक ही क्षेत्र के क्या है? उत्तर भारतीय है। उनका हित समान था। उनका हित क्या था? समान था। और वे सभी अपने व्यवसाय एवं पेशा में संलग्न थे, लगे हुए थे। इस कारण सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले पाता है। यद्यपि सामाजिक विभिन्नता के कारण लोगों में विभेद की विचारधारा जरूर बनती है, परंतु यह विभिन्नता कहीं कहीं पर समान उद्देश्यों के कारण मूल का काम भी कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय विद्यार्थी भारतीय समाज के विभिन्न समुदायों के संबंध हो सकते हैं, परंतु अपने समूहों की सीमा से परे हैं। उनके सामने उद्देश्यों के कारण समानता थी और यही कारण है कि सभी भारतीय छात्र कुछ उपद्रवी ऑस्ट्रेलियाई की हिंसा के शिकार हुए थे। इसी प्रकार कार्लोस और स्मिथ दोनों एफ्रो अमेरिकी थे और एक दृष्टि से समान थे, अर्थात अश्वेत अमेरिकी थे, परंतु नॉर्मन और श्वेत ऑस्ट्रेलियाई था। परंतु तीनों में से एक समानता, तीनों में एक समानता तो जरूर थी कि वे तीनों नस्लवाद के खिलाफ थे। वे तीनों क्या थे? तीनों अलग अलग क्षेत्र से आए थे, ठीक है, लेकिन तीनों का एक ही उद्देश्य था, नस्लवाद के वह क्या थे? खिलाफ थे। सभी हिंदू धर्मावलंबी, ईसाई धर्मावलंबी और जैन धर्मावलंबी, बौद्ध धर्मावलंबी, मुस्लिम धर्मावलंबी एक ही समुदाय और जाति के सदस्य थे। यद्यपि धर्म के आधार पर उनमें एकता हो सकता है, धर्म के आधार पर क्या हो सकता है? एकता हो सकता है, परंतु संभव हो कि क्षेत्र, जाति, लिंग और रंग के आधार पर उनमें विपरीत विचारधारा हो। पुनः अलग अलग धर्म के लोगों को एक ही समुदाय के सदस्य होने के कारण अथवा एक ही नस्ल, जाति, रंग के होने के कारण एक विचारधारा के पोषक हो सकते हैं। यहाँ तक कि एक ही संयुक्त परिवार के गरीब और अमीर सदस्यों के बीच विचारधारा का संघर्ष भी हो सकता है। संघर्ष भी हो सकता है। एक ही परिवार के जो एक अमीर रहता है, एक गरीब रहता है, तो उसके बीच में हमेशा टकराव चलती है, संघर्ष चलती रहती है। निष्कर्ष में यह हम कह सकते हैं कि हम सभी की एक से ज्यादा पहचान होती है, वे एक से ज्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा हो सकते हैं। एक वाक्य में अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि हर संदर्भ में हमारी पहचान एक अपना स्वरूप बनाता है। क्या है? हमारी पहचान एक अपना स्वरूप बनाता है। सामाजिक विभाजन एवं विभिन्नता में बहुत बड़ा अंतर है। सामाजिक विभाजन और सामाजिक विभिन्नता में क्या है? बहुत बड़ा अंतर है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। सवर्ग और दलितों का अंतर एक सामाजिक विभाजन है, क्योंकि दलित संपूर्ण देश में आमतौर पर गरीब है, वंचित है और बेघर है। क्या है? दलित में और सवर्ग में, ऊंची जातियों में अंतर एक ही है, क्योंकि वह दलित संपूर्ण देश में आमतौर पर क्या रहते हैं? गरीब रहते हैं, बहुत सारी सुविधा से वंचित हो जाते हैं और वह बेघर रहते हैं। क्या है? वह बेघर रहते हैं और भेदभाव का शिकार है। जबकि सवर्ग आमतौर पर संपन्न एवं सुविधा युक्त है, अर्थात दलितों को महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं।
अतः हम कह सकते हैं कि जब एक तरह का सामाजिक अंतर एवं अन्य अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि दूसरे समुदाय के तो इससे सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर सामाजिक विभाजन बनता है। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर जो है ना सामाजिक विभाजन बन जाता है। श्वेत और अश्वेत यानी कि एक गोरा एक काला में क्या होता है, उसमें सामाजिक विभाजन उत्पन्न होने लगता है। तो इससे आगे कल पढ़ेंगे। क्या है, इससे आगे कल पढ़ेंगे। पेज नंबर कितनी है, 7 हो गया। आज कल पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से कल पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर कराएंगे, ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब कराएंगे। आज के लिए इतना ही।